So students, today we are starting with biotechnology unit. That is the fourth unit of 12th and very important from the point of view of NEET also. So biotechnology 1, that is first chapter of biotechnology unit, biotechnology principles and processes. So we are starting with the chapter biotechnology principles and processes. Biotechnology principles and processes. So स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. बायोटेक, जब हम इस वर्ड को देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि ये दो डिफरेंट वर्ड से जो है वो बना हुआ है. फर्स्ट है बायो. एज वी नो बायो इज व्हाट? लिविंग. बायो इज living and technology means a technique. तो इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या उनसे निकाले गए पार्ट्स का या सेल्स का यूज करके हम बेनिफिट लेंगे. ठीक है, हम कोई ऐसी प्रोसेस बनाएंगे जो हमारे ह्यूमन वेलफेयर में काम आएगा. तो it is what technique in which living organisms are used for human welfare. So अब हम शुरुआत करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है. चलिए मैं शुरू कर रहा हूं. अब बायोटेक्नोलॉजी बच्चों दो तरह की होती है. जब एनसीईआरटी देखोगे तुम लोग पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो दही है उसका बनना भी क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है. एक डीएनए वैक्सीन का बनना भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है. तो फिर ये दोनों तो बहुत अलग हो गए. दही का बनना कहां पर एक एंशिएंट प्रोसीजर आ गया, ओल्ड टेक्निक. डीएनए वैक्सीन का बनना हमने टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ा है. क्या पढ़ा है? टेस्ट ट्यूब बेबी हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है. ठीक, तो एक दही का बनना और टेस्ट ट्यूब बेबी या डीएनए वैक्सीन का बनना दोनों ही बायोटेक्नोलॉजी है. तो चलिए मैं बताता हूं. अगर हम इसके टाइप्स डिस्कस करें बच्चों, ये दो तरह का होगा. पहला है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा है न्यू, जिसको मैं मॉडर्न भी बोलूंगा. क्या बोलूंगा? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोलूंगा. ठीक है, इतना समझ रहे हैं बात को? चलिए, और ओल्ड को मैं क्या बोलूंगा? ट्रेडिशनल. आई विल यूज द वर्ड ट्रेडिशनल फॉर ओल्ड बायोटेक. तो दिस इज ट्रेडिशनल बायोटेक एंड दिस इज मॉडर्न बायोटेक. चलिए, तो जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है बच्चों या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर ज्यादा जो है वो आर्ट है. इट इज मोर आर्ट बट लेस साइंस. क्या है ये? इट इज मोर आर्ट बट लेस साइंस. पुराने जमाने में जो लोग थे उनको नहीं पता था कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वह रिस्पॉन्सिबल है कर्ड की प्रोडक्शन के लिए. तो इसको हमने इसीलिए क्या रखा, कहां रखा? इसको हमने कला माना था. तो इट इज व्हाट? मोर आर्ट लेस साइंस. और इसके अंदर हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स. क्या यूज करेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स. वी विल यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. समझ रहे हैं बात को? जा समझ नहीं आएगा पूछना है. एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, वाइन हो गया, बियर है, एटसेट्रा. इट इंक्लूड्स डीएनए वैक्सीन्स का फॉर्मेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, डीएनए वैक्सीन्स,
comma test tube baby technique, these all are modern biotechnology. ठीक है, ऑल राइट, कोई डाउट यहां तक? चलिए, तो टाइप्स हमने पढ़े, एक बायोटेक्नोलॉजी है ट्रेडिशनल, दूसरी वाली है मॉडर्न। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे, एक फेडरेशन है जिसका नाम है EFB। EFB, इट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, एनसीईआरटी जब तुम देखोगे तो वहां पर लिखा है EFB, इट इज व्हाट, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ, क्या है ये है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। समझ रहे हैं? तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार आता है, तो क्या बोलना है, इट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने जो ऑफिशियल डेफिनेशन था बायोटेक का वो दिया, तो क्या बोला इसने, अकॉर्डिंग टू EFB, बायोटेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, देयर पार्ट्स और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इसने बोला हमने इंटीग्रेशन करना है नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिजम्स का या उनके पार्ट्स का या सेल्स का, और उससे हमने क्या बनाना है, प्रोडक्ट। क्या बनाना है, प्रोडक्ट। उसी को इसने क्या बोला, बायोटेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू EFB, इट इज मतलब बायोटेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, कॉमा organisms comma cells comma their parts etc. for products and services, for products and सर्विसेज। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। दिस इज द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलिए लिखना है क्या? EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोलती है कि बायोटेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिजम्स, देयर सेल्स, देयर पार्ट्स एक्सेट्रा फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उनसे हमने प्रोडक्ट बनाना है और बेनिफिट जो है वो लेना है। ठीक है, ठीक, करें नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सिद्धांत, प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है? नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक। बायोटेक्नोलॉजी बच्चों दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, दो सिद्धांत है इसके। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टीराइल एनवायरनमेंट। सेकंड वन इज मेंटेनेंस ऑफ स्टीराइल एनवायरनमेंट। Maintenance of sterile environment, these two are the basic principles of biotech। इन दो चीजों के ऊपर बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है। जब हम बायोटेक्नोलॉजी ये यूनिट पढ़ेंगे तो ये दो चीजों का खास ध्यान रखना है हमने, या फिर कोई बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर लैब के अंदर होता है तो दैट इज बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स। फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, कोई हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका हमने डीएनए जो है
उसके अंदर कुछ चेंज किया, मैनिपुलेशन किया, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इट इज अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब चेंज, अल्टरेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इट इज व्हाट? अल्टरेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। समझ रहे हैं बात को? जब मैंने जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, उनको मैनिपुलेट किया, उस प्रोसेस का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल है ये, मतलब बायोटेक्नोलॉजी पूरी की पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक। दूसरा है स्टेराइल एनवायरनमेंट। स्टेराइल मतलब माइक्रोबियल फ्री। जब हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसीजर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो वहां पर माइक्रोबियल फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, दो प्रिंसिपल समझे तुम लोग? चलिए नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ना है नेक्स्ट? आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो उसमें भी हम किसका यूज करेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो चले नेक्स्ट हम अवधेश चले? ठीक है, तो हेडिंग लिखना है हमने, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो पढ़ना है हमने। क्या पढ़ना है? इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं आरडीएनए। ठीक है, तो ये बनाया था, दो साइंटिस्ट थे हमारे, जिनका नाम था स्टैनले कोहन। क्या नाम था? स्टैनले एंड हर्बर्ट बॉयर। दो साइंटिस्ट का क्या नाम था? स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट। ठीक है, 1972 के अंदर इन्होंने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था। कब बनाया था? पहला रिकम्बिनेंट डीएनए कब बना था? 1972 बाय स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर। तो रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब है जो डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी से बना है, जिसके अंदर हमने कुछ चेंज किया है। ठीक है, तो हमने उसको कैसे मैनिपुलेट किया, चलिए हम देखते हैं ध्यान से। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए। हमारे पास बच्चों एक जीन है, ठीक है, कोई सा जीन है जिसको मैं लिख रहा हूं, इट इज अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। आ रहा है, ये कलर दिख रहा है क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक, दूसरा चीज है मेरे पास प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? बैक्टीरिया के पास दो डीएनए होते हैं, एक उसका मेन जीनोमिक डीएनए, दूसरा है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए इन बैक्टीरिया। डबल स्ट्रैंडेड है। तो सबसे पहला जो प्लाज्मिड यूज हुआ था रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, वो था टाइफाइड कॉज करता है कौन सा बैक्टीरिया? सैल्मोनेला टाइफी। कौन यूज कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम का प्लाज्मिड लिया हमने। किसका प्लाज्मिड लिया? ये बैक्टीरिया टाइफाइड कॉज करता है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में हम इसको पढ़ेंगे। तो प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक, इतना। उसके बाद है नेक्स्ट, अब हमने इस प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, किसकी हेल्प से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट किया। और कितना कट किया? जितना हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को लाइगेट किया। क्या किया? विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज इनको हमने जोड़ा। तो मुझे इस तरह से एक डीएनए मिला। दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस डीएनए के अंदर मैंने चेंज किया, मैंने एक जीन इसके अंदर बाहर से इंट्रोड्यूस किया, किसकी हेल्प से? प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया, और जो डीएनए बना उसको मैंने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, क्लियर इतना? मैंने एक जीन को इस प्लाज्मिड डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, समझ रहे हैं बात को? तो जो डीएनए बना दैट इज कॉल्ड, इनसे ये सब स्टार्ट हुआ प्लाज्मिड, और ये सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट थे और सब में बाधियां भी एक सब करते हैं। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? जब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है नेक्स्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द होस्ट सेल। तो यहां पर मेरे पास होस्ट है इकोलाई। इकोलाई के अंदर मैंने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस किया, इस स्टेप का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन। अब इकोलाई क्या करेगा? डिवाइड करेगा। हमें पता है इसका जो 20 मिनट्स डिवाइडिंग टाइम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स, 18 मिनट्स होता है। तो अभी क्या करेगा? 18 मिनट के बाद डबल हो जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया ताकि हमारा जो डीएनए है वो हमें उसकी भी 2 कॉपीज मिल जाए। ठीक, इसको बोलते हैं क्लोनिंग। क्या बोलेंगे इसको? क्लोनिंग या एम्प्लीफिकेशन। क्लोनिंग या एम्प्लीफिकेशन। ठीक है। तो दिस होस्ट इज ई कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरियम, एस्टेरिया कोलाई। क्लियर? दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए was formed by Stanley Cohen and Herbert Boyer in the year 1972. First of all, we took an antibiotic resistant gene. It is ligated in the plasmid DNA. Then the DNA formed is called recombinant DNA. The next step is transformation. This recombinant DNA is transformed into the host E. coli. Then here occurs cloning, means the E. coli get doubles, E. coli get doubled, and our recombinant DNA also get doubled. So this is the formation of first recombinant DNA. All right. Now next is tools. Tools of रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब हमने बनाया, इसके अंदर मुझे कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट थी? जब मैंने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, इसके अंदर कौन कौन से टूल्स मैंने यूज किए? सबसे पहला मुझे दिख रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, डीएनए लाइगेज था, ई कोलाई होस्ट था, और क्या था? वेक्टर था प्लाज्मिड, और लास्ट यहां पर जब ये क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करेगा, तो इसको पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी। तो पहला है मेरे पास फर्स्ट कौन सा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। कौन सा एंजाइम है पहला टूल? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है। सेकंड इज डीएनए लाइगेज, जो कि डीएनए को जोड़ने का काम करता है। तीसरा है होस्ट सेल चाहिए मुझे। क्या चाहिए? होस्ट। चौथा मुझे वेक्टर चाहिए। किसकी हेल्प से मैंने? और वेक्टर कौन है? वेक्टर का काम करता है प्लाज्मिड। एंड द लास्ट वन इज, जब ये ई कोलाई क्या करेगा? कॉपीज बनाएगा, तो
रिक्वायर पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है इतना। तो दीज आर द 5 टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अच्छा बच्चों, एक यूट्यूबर है जिसका जो हाल ही में बिग बॉस जीता था, यादव, क्या नाम था उसका? एल्विश यादव। हाँ एल्विश यादव। एक और था, इधर आ जरा, इधर आ जरा 1 मिनट। एक और सेलिब्रिटी था जो ऐसे फोटो खिंचाता था, क्या नाम था उसका? औरी। ठीक है। और एक और थी कोई टिकटॉकर जिसका नाम था जन्नत जुबैर। तो आजकल ओलंपिक भी चल रहे हैं, कितने मेडल लाई इंडिया ओलंपिक्स में? 3। कौन कौन जीता? स्वप्निल का नाम पूरा? स्वप्निल ही पता है। और जो मिक्स डबल शूटिंग में था उसका क्या नाम था मनु भाकर के साथ? और तीसरा एक और जीता, स्वप्निल अलग था, स्वप्निल सिंगल्स में था, मिक्स डबल में मनु भाकर के साथ कौन था? पंजाबी था, उसका नाम नहीं पता। ठीक है। ओलंपिक में जो हमारी टीम गई है इंडिया से, उसमें सबसे यंगेस्ट एथलीट कौन है? एक 14 साल की लड़की है चेन्नई से, स्विमिंग में। उसका नाम पता है तुम लोगों को? यूट्यूबर का नाम पूछा तो सबसे पहले बताया। ऐसा क्यों? मुझे ये दुख नहीं यूट्यूबर का नाम बताया तुमने, मुझे ये दुख है कि उस लड़की का नाम नहीं पता। चलिए, तो नेक्स्ट इज व्हाट? अब जो पहला हमने टूल पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसको स्टडी करते हैं डिटेल के अंदर। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट टूल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नेक्स्ट हेडिंग इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, समझ गए? चलो ठीक है। तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी पढ़ लेते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे बच्चों, इनको डिस्कवर किया था ANS, आर्बर, नाथन, या गुड, आर्बर, नाथन एंड स्मिथ इन 1963। गुड। सो इनकी डिस्कवरी हुई थी इकोलाई बैक्टीरिया में। दिस इज अ बैक्टीरियम इकोलाई। ठीक है, सुनना है ध्यान से। दिस इज इकोलाई बैक्टीरियम। एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, जो इकोलाई को या बैक्टीरिया को अटैक करता है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जब ये वायरस बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया इकोलाई को अटैक कर रहा था, तो उसका जो डीएनए था वो क्या हो जा रहा था? क्लीव हो जा रहा था उस इकोलाई के बॉडी के अंदर, इकोलाई सेल के अंदर। ठीक है, तो इसका रीजन क्या था? बाद में जब डिस्कवरी हुआ तो पता चला कि इसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या नाम है? जो कि फॉरेन डीएनए जो बाहर से आ रहा है, उस वायरस का डीएनए, उसको पीसीज में कट कर रहा है, क्लीव कर दे रहा है, मतलब तोड़ दे रहा है। क्या नाम था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ही टाइप है ये। तो ये क्या कर रहा है? उस वायरस को सरवाइव नहीं करने दे रहा है, उसके डीएनए को क्लीव कर रहा है। फिर अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इसके पास तो अपना डीएनए भी है, उसको वो एंजाइम क्यों नहीं कट कर रहा है?
तो यहां पर हमने देखा कि एक और एंजाइम है जिसका नाम है मिथाइलेज। क्या नाम है? जो कि अपने डीएनए को कवर कर रहा है। किसकी कोटिंग कर रहा है? मिथाइल की कोटिंग कर रहा है। तो मिथाइल के ऊपर वो एक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए अपना जो सेल्फ डीएनए है वो बच रहा है। ठीक, क्या समझे? समझ गए? अपने डीएनए को क्यों नहीं कट कर पाया? उसके ऊपर क्या कर दिया है? उसके ऊपर मिथाइल की कोटिंग कर दी है। एक एंजाइम है मिथाइलेज। तो दो एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई, मिथाइलेज और एंडोन्यूक्लिएज बाय आर्बर, नाथन एंड स्मिथ इन 1963 in the bacteria E. coli. All right. Now next. नो डीएनए लाइगेज नहीं। अब हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या पढ़ना है? नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनको नेम कैसे करते हैं? नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, क्लास के अंदर थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलिए, तो क्या हुआ कि एक बार अपने दोस्त की बात सुना रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। तो मेरा दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, वो उसको छोड़कर चली गई, वो लड़की उसको छोड़कर चली गई। तो उसने कुछ शायराना अंदाज में जो है इस बात का रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो अर्ज किया है, मोहब्बत तो हम दोनों ने की, मोहब्बत तो हम दोनों ने की, बस फर्क इतना था, बस फर्क इतना था, मैंने सिर्फ उससे की और उसने बहुतों से की, उसने बहुतों से की। ठीक है, तो ऋषभ, यस सर, समझ गया बात को? हाँ, तो पढ़ाई पे ध्यान देना है, बाकी चीजों पे ध्यान देना। तो नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। it was given by KPA and another one by चलिए, अब जो नेमिंग था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का वो किसने दिया? Smith and Kelly देयर आर टू साइंटिस्ट, स्मिथ एंड केली। 1968। कब हुआ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेमिंग? 1968। चलिए, मैं एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम लिख रहा हूं यहां पे, इको R1। yes sir, क्या लिख रहा हूं मैं? इको 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 R1। ठीक है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ऐसे बहुत सारे एंजाइम, जैसे HIN2 है, HIN2, BAM-H1 है। तो अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इनकी नेमिंग का प्रोसीजर क्या है? जो पहला लेटर है दैट इज जीनस, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट टू अल्फाबेट्स दे रिप्रेजेंट स्पीशीज, किसको रिप्रेजेंट करेंगे? और जो तीसरा है, चौथा सॉरी, वो बताएगा स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेन से जो है हमने वो एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया है। एंड द रोमन नंबर इंडिकेट्स ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, इट इंडिकेट्स ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो हमने पढ़ा नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज डन बाय स्मिथ एंड केली, दैट इज डन बाय स्मिथ एंड केली, जिसमें पहला अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस, नेक्स्ट टू अल्फाबेट स्पीशीज, fourth one strain, and the Roman number indicates the order of isolation. All right, are you getting my point? Okay,
Next is, shall we take a break? Yes, sir. Okay.